नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पी एन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए कल से हमने मनोविज्ञान के मॉडल पेपर की शुरुआत की थी और आज हम मनोविज्ञान का दूसरा मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। देखिएगा, 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि रीट मेंस एग्ज़ाम लेवल 1 और लेवल 2 के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे साथियों आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछा जा रहा है? कौन सा रुचि का पहलू नहीं है? जानना, अनुभव करना, इच्छा करना और गति करना। तो इनमें से जो रुचि का पहलू नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 1 में करना है। साथियों, रुचि के पहलुओं के अंतर्गत जानना भी आता है, अनुभव करना भी आता है, इच्छा करना भी आता है, लेकिन गति करना, भाई गति करना रुचि के अंतर्गत नहीं आता है। गति करना तो क्रियात्मक पहलू है। कैसा पहलू है साथियों? क्रियात्मक पहलू है। इसी वजह से पहले प्रश्न में आपके जो चौथा विकल्प है ये आपका सही आंसर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रथम प्रश्न में फोर्थ विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। देखिएगा, दूसरे प्रश्न को, निम्न में से कौन सा स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? सैद्धांतिक, सुडोलकाय, कलात्मक और सामाजिक। तो इनमें से जो स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है उस देखिएगा, स्प्रेंजर ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है उसमें इन्होंने सैद्धांतिक भी बताया है, कलात्मक भी बताया है और सामाजिक भी बताया है। लेकिन उन्होंने साथियों सुडोलकाय जैसा जो व्यक्तित्व का प्रकार है, सुडोलकाय है, गोलकाय है, लंबकाय है, ऐसा व्यक्तित्व का वर्गीकरण स्प्रेंजर के द्वारा नहीं किया गया है। तो दूसरे प्रश्न में फिर आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? दूसरा ही विकल्प आपका सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, तीसरे प्रश्न को, टोरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? लचीलापन, मौलिकता, धारा प्रवाहिता और तार्किकता। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर बताइए साथियों। जो टोरेंस ने सृजनात्मकता परीक्षण बनाया था इसमें जिस तत्व का मापन नहीं होता है, देखो सृजनात्मकता परीक्षण में जो टोरेंस ने बनाया था मौलिकता का भी मापन हो जाता है, धारा प्रवाहिता का भी मापन हो जाता है और लचीलेपन का भी मापन हो जाता है, लेकिन तार्किकता का मापन इसमें नहीं किया जा सकता है। किसमें? टोरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण में। तो तीसरे प्रश्न का कौन सा विकल्प सही रहेगा? चौथा जो विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। देख लेते हैं चौथे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई कल मैंने बता दिया था 5/1/2023 को कि भाई कल मतलब आज की बात की थी कि भाई 6 जनवरी 2023 को आपके जो स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन है 149 वाला जो कोर्स है इस पर पूरे 150 प्रश्नों का पेपर अपलोड किया जाएगा। तो बिल्कुल आज मैंने साथियों देखिएगा सुबह 10 बजे, ठीक है ना, सुबह 10 बजे ये आपका टेस्ट आ जाएगा। रीट मेंस लेवल 1 के लिए ये टेस्ट है। रीट मेंस लेवल 1 का पूरे 150 प्रश्नों का टेस्ट स्टडी विद पीएन लोधा ऐप पर उपलब्ध करवाया जाएगा सुबह 10 बजे, ठीक है। और साथियों कल आपको, ठीक है, आज तो लेवल 1 वालों का था, कल लेवल 2 वालों का हिंदी का भी टेस्ट रहेगा पूरे 150 प्रश्नों का और लेवल 2 एसएसटी का भी टेस्ट रहेगा पूरे 150 प्रश्नों का। कल लेवल 1 का नहीं रहेगा, परसों वापस लेवल 1 का रहेगा, फिर परसों हिंदी और एसएसटी का नहीं रहेगा लेवल 2 का, फिर उसके अगले दिन मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन लेवल 1 को एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट मिलेंगे, लेवल 2 को भी एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट मिलेंगे, क्योंकि एक ही दिन में 3 टेस्ट बनाना संभव नहीं है, आप भी जानते हो भाई, ठीक है। तो लेवल 1 का टेस्ट आज है, लेवल 2 का टेस्ट कल रहेगा, एसएसटी का भी रहेगा अलग से और हिंदी का भी अलग से रहेगा, ठीक है ना साथियों। इस प्रकार से ये टेस्ट चलते रहेंगे एग्जाम तक। आपको रेगुलर जिन्होंने 149 वाला कोर्स ले रखा है 190 से अधिक तो टॉपिक वाइज टेस्ट इस पे उपलब्ध है और मैराथन टेस्ट आपको एग्जाम तक इस पर मिलते रहेंगे। सिर्फ एक बार फीस लगेगी 149 रुपए की, इसके अलावा कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। और राजस्थान अध्ययन के 3 पार्ट और बचे हुए हैं उनको भी 3 दिनों में पूरा करवा दिया जाएगा। 99 वाला जो कोर्स है राजस्थान अध्ययन का, देखो राजस्थान अध्ययन की किताबें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जीके के लिए, तो ये कोर्स भी बेहद उपयोगी है आपके राजस्थान अध्ययन का।
साथियों ऐप डाउनलोड का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके अगर आप मैराथन टेस्ट देना चाहते हो एग्जाम तक हर दूसरे दिन, तो साथियों 149 वाला कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। और राजस्थान जीके की बेहतरीन तैयारी के लिए आप 99 वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। साथियों ऐप स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से है, प्ले स्टोर से भी जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। देखिएगा चौथे प्रश्न को, छात्र का स्वचित्रण किसे कहा जाता है? पोर्टफोलियो को, उपव्याख्यान को, मापन को और इनमें से कोई भी नहीं। तो छात्र का स्वचित्रण अगर हम बात करें किसको कहा जाता है छात्र का स्वचित्रण? भाई पोर्टफोलियो को ही छात्र का स्वचित्रण कहा जाता है। प्रथम विकल्प चौथे प्रश्न में सही रहेगा। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या है? निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवादी विचार नहीं है? अधिगम एक सक्रिय अर्थ निर्माण प्रक्रिया है। नया अधिगम अधिगमकर्ता के पूर्व अधिगम पर आधारित होता है। अधिगम सामाजिक अंतः क्रिया द्वारा सुगम होता है और अधिगम वैसा का वैसा संप्रत्यात्मक स्कीमा है। तो जो अधिगम का निर्मितवादी विचार नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 6 में करना है। साथियों छठे प्रश्न का सही उत्तर बताइए। अच्छा एक चीज और होती है कि जो आप टेस्ट देते हो 3000 से भी अधिक जो अभ्यर्थी है उन्होंने कोर्स को ज्वाइन कर रखा है और 8000 से भी अधिक जो अभ्यर्थी है उन्होंने ऐप को डाउनलोड कर रखा है। तो ये जो 5000 के आसपास जो अभ्यर्थी है जिन्होंने ऐप डाउनलोड कर रखा है किंतु कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है, तो आप कोर्स को ज्वाइन करिए क्योंकि बहुत ही शानदार क्वालिटी वाला कंटेंट आपको रोजाना प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथियों और देखिएगा आप जो टेस्ट देते हो ना, जैसे आपने 150 प्रश्नों का टेस्ट दिया, उस टेस्ट को अगर 1000 बच्चों ने दिया तो आप 1000 बच्चों में आपका पता चल जाएगा कि भाई आपकी रैंक कौन सी आ रही है, 1000 बच्चों में आप कौन सी जगह पे हो। तो ये सारी चीजें माइनस मार्किंग उसमें रहती है। साथियों 1/3 माइनस मार्किंग, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहता है, 0.66 गलत करने पर कम किए जाते हैं। तो सारी चीजें उसमें आपको उपलब्ध है। साथियों इसीलिए कह रहा हूं कि भाई आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन जरूर करिएगा। देखो छठे प्रश्न का आंसर देखें तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है। अधिगम वैसा का वैसा संप्रत्यात्मक स्कीमा है, ये गलत है। वैसा का वैसा संप्रत्यात्मक स्कीमा अधिगम नहीं होता है। निर्मितवादी विचार ऐसा नहीं कहता है भाई। निर्मितवादी विचार क्या कहता है कि अधिगम एक सक्रिय अर्थ निर्माण की भी प्रक्रिया है। सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा यह सुगम मतलब जल्दी हम इसको सीख सकते हैं। और नया अधिगम जो है वो अधिगमकर्ता का जो पुराना अधिगम है, पहले वाला ज्ञान है, इस पर आधारित होता है। तो ये तीनों चीजें निर्मितवादी अधिगम जो है बताता है। फोर्थ विकल्प है जो है इसका संबंध निर्मितवादी विचार से नहीं है। तो फोर्थ विकल्प आपके छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा जा रहा है? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में और सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो जो प्रगतिशील शिक्षा होती है साथियों, इस प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। सक्रिय अन्वेषक मतलब छात्र, अन्वेषक मतलब खोज करता, ठीक है ना। तो छात्र खुद ही खोज करके, खुद ही प्रयोग करके सक्रिय रहकर सीखता है। किसमें? प्रगतिशील शिक्षा में। तो विकल्प नंबर 4 आपके जो है प्रश्न संख्या 7 का बिल्कुल सही आंसर है। साथियों नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे, देख लेते हैं। एक बालक बुद्धि में औसत है, उपलब्धि अभिप्रेरणा में उच्च है, सृजनात्मकता में निम्न है और सामाजिक विकास में औसत है। तो यह उदाहरण है अंतःवैयक्तिक भिन्नता का, मापनीय वैयक्तिक भिन्नता का, अवलोकनीय वैयक्तिक भिन्नता का और अंतर्वैयक्तिक भिन्नता का। तो साथियों प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर बताओ। प्रश्न नंबर 8 में कौन सा विकल्प सही है? देखो बालक क्या है, बुद्धि में तो वो औसत है, ठीक है ना। उपलब्धि अभिप्रेरणा में उच्च, लेकिन वो ठीक है ना, उपलब्धि अभिप्रेरणा डेविड मैकलेलैंड, याद आया कुछ। सृजनात्मकता में वो निम्न है, सृजनात्मकता मतलब बहुत ही कम। सामाजिक विकास में औसत है। तो ये जो उसका जो मतलब खुद के बारे में है, ये दूसरों से तुलना नहीं, खुद के बारे में उसकी अलग अलग जो बुद्धि है साथियों, अलग अलग क्षेत्रों में वो बताई जा रही है और खुद के बारे में बताया जा रहा है। तो ये अंतर्वैयक्तिक भिन्नता कहलाएगी, ना कि अंतर्वैयक्तिक भिन्नता। विकल्प नंबर 1 अगर दूसरों से तुलना करता, दूसरों के बारे में जानता तो फिर वो अंतर्वैयक्तिक में आ जाता, लेकिन यहाँ खुद के बारे में तो अंतर्वैयक्तिक आएगा। ओनली प्रथम विकल्प जो है यह आपके 8वें प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या है? निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है? शब्द साहचर्य परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची और बालक अंतर्बोध परीक्षण। तो इनमें से जो व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 9 में करना है।
देखिएगा मित्रों, आपके लेवल 1 में भी साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन आएंगे और लेवल 2 में भी साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन आएंगे। मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 10 इंटू 2 बराबर 20 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे साइकोलॉजी के भी। और हम 20 नंबर को इग्नोर नहीं कर सकते, 20 नंबर को इग्नोर नहीं कर सकते। पॉइंट 66, पॉइंट 30, पॉइंट 20 ऐसे नंबरों से भी बच्चा रह जाता है सिलेक्शन में, इसलिए हम इनको भी इग्नोर नहीं कर सकते, इनको भी हमें अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। देखो, व्यक्तित्व आकलन की जो प्रक्षेपी तकनीक नहीं है, शब्द साचर्य परीक्षण, बिल्कुल WAT जिसको हम कहते हैं प्रक्षेपी तकनीक है। वाक्य पूर्ति परीक्षण जिसको हम SCT कहते हैं, ये भी प्रक्षेपी तकनीक है व्यक्तित्व आकलन की। लेकिन मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची ये प्रक्षेपी तकनीकों में नहीं आती है साथियों। थर्ड विकल्प जो है आपके प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर है। और बालक अंतर्बोध परीक्षण जिसको CAT कहा जाता है, ये भी आपके व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 9 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या है? एक अवधारणा के निर्माण में उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया जो नई, मौलिक तथा उपयोगी है क्या कहलाती है? उपलब्धि कहलाती है, बुद्धि कहलाती है, व्यक्तित्व कहलाती है या सृजनात्मकता कहलाती है? तो देखो, एक अवधारणा के निर्माण में उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया जो नई है, मौलिक है और उपयोगी है। मौलिक, मोल उसके जैसा पहले नहीं था, नई बिल्कुल साथियों। तो नई और मौलिक चीजें किसमें आती है? सृजनात्मकता में आती है। किसमें आती है मित्रों? सृजनात्मकता में आती है। तो ये क्या कहलाएगी? सृजनात्मकता कहलाएगी। फोर्थ विकल्प आपके 10वें प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे भाई। 11वें प्रश्न को देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 11 में क्या है आपके? आनुवांशिकता की इकाई है क्रोमोसोम, निषेचित अंडा, जीन और युग्मज। तो इनमें से जो आनुवांशिकता की इकाई है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 11 में करना है। और इनमें से जो आनुवांशिकता की इकाई है वो क्या है? जीन है भाई। जीन को आनुवांशिकता की इकाई माना जाता है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर होगा। प्रश्न 12 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 12वें प्रश्न में देखते हैं क्या है आपके। तो निम्न में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? सही है, ठीक है ना, गलत नहीं, सही है, ऐसा पूछा गया है। विकल्प है विकास आनुवांशिकी का परिणाम है, विकास एक यादृच्छिक प्रारूप है, विकास एक संचयी प्रक्रिया है, विकास के विभिन्न पक्ष पृथक है। अब आपको जो सबसे बेस्ट विकल्प लगे उसका चयन आपको प्रश्न 12 में करना है। एक बार प्रश्न को समझने की कोशिश करना और प्रश्न को अच्छे से समझ करके उसका उत्तर देना है साथियों। तो देखो, अगर 12वें प्रश्न में प्रथम विकल्प देखें तो ये कह रहा है विकास आनुवांशिकी का परिणाम है। बिल्कुल आनुवांशिकी का और वातावरण का भी है। आनुवांशिकी का तो है लेकिन वातावरण का भी है। तो मतलब ये थोड़ा अधूरा है। ये यादृच्छिक प्रारूप द्वारा नहीं होता है। बिल्कुल विकास एक संचयी प्रक्रिया सही है। विकास के विभिन्न पक्ष पृथक है गलत है, क्योंकि विकास के विभिन्न पक्ष अंतः संबंधित होते हैं, पृथक नहीं होते हैं। तो पहला, दूसरा, चौथा उतना सही नहीं भाई। चौथा और दूसरा तो बिल्कुल गलत है। पहला थोड़ा सही है लेकिन उससे ज्यादा सही कौन सा है? तीसरा विकल्प की विकास कैसी प्रक्रिया है? एक संचयी प्रक्रिया है साथियों। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपके, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13 को। एक कक्षा में विद्यार्थी समूहों में एक परियोजना पर मिलकर कार्य करते हैं, यह एक उदाहरण है। अनुदेशनात्मक उपागम का, व्यवहार परक उपागम का, सामाजिक निर्मितवादी उपागम का और सूचना प्रसाधन उपागम का। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछा गया है कि कक्षा में क्या किया जा रहा है? विद्यार्थी समूहों में, ग्रुप्स की बात की जा रही है। परियोजना पर मिलकर कार्य कर रहे हैं, समूह में साथियों परियोजना पर मिलकर कार्य कर रहे हैं। उसको सीखने की, उसका समस्या समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हम सामाजिक निर्मितवादी उपागम का इसको क्या कहेंगे? सामाजिक निर्मितवादी उपागम इसको कहा जाएगा साथियों। किसका उदाहरण है ये? सामाजिक निर्मितवादी उपागम का, क्योंकि समूह में बालक कार्य कर रहा है। तो थर्ड विकल्प जो है आपके प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछा जा रहा है। तो 14वां प्रश्न है आपके, केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है, अशाब्दिक परीक्षण है और शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों परीक्षण है। यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। देखिएगा,
केटल, देखो संस्कृति मुक्त परीक्षण मतलब किसने बनाया? बुद्धि का एक परीक्षण है जिसका नाम क्या है? संस्कृति मुक्त परीक्षण। इसका निर्माण करता है केटल, आरबी केटल, रेमंड केटल साथियों। तो ये अगर हम बात करें तो ये शाब्दिक परीक्षण नहीं है, बल्कि ये कैसा परीक्षण है साथियों? ये एक अशाब्दिक परीक्षण है। कैसा परीक्षण है? ये एक अशाब्दिक। अशाब्दिक मतलब जिसका प्रयोग आप सभी पर कर सकते हो, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अशाब्दिक परीक्षण में। तो थर्ड विकल्प आपके 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत मतलब अवलोकन अधिगम में सम्मिलित नहीं है? अनुभवात्मक, अवधानात्मक, धारणात्मक और अभिप्रेरणात्मक। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए साथियों। प्रश्न संख्या 15 में कौन सा विकल्प आपको जो है सही लग रहा है? जो अल्बर्ट बंडूरा है, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है इन्होंने, जो अवलोकन अधिगम पर आधारित है, मतलब बालक देख करके इसमें सीखता है। तो इसमें साथियों कौन सा इन्होंने नहीं बताया है? प्रश्न 15 का सही उत्तर बताइएगा। देखिएगा मित्रों, प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर देखें तो जो बंडूरा ने सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में अवधान भी बताया है, धारणा भी बताई है और अभिप्रेरणा भी बताई है, लेकिन अनुभवात्मक जैसा तत्व जो है इन्होंने नहीं बताया है। अतः 15वें प्रश्न में आपके जो प्रथम विकल्प है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा 16वें प्रश्न को, निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण हैं? कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण और इनमें से सभी। तो देखो स्वलीनता से अगर कोई व्यक्ति ग्रस्त है तो उसका सामाजिक व्यवहार भी कैसा रहता है? कमजोर। रूढ़िबद्ध तरीके से वो व्यवहार करता है और उसका संप्रेषण भी कैसा रहता है? कमजोर रहता है साथियों। मतलब ये सभी जो लक्षण हैं ये किसके लक्षण हैं? ये स्वलीनता के लक्षण हैं। तो इनमें से सभी वाला चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर है साथियों। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 17 में क्या पूछा जा रहा है देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 17 को। फ्रायड की, सिगमंड फ्रायड की बात है ये। अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्टि करता है? परा अहम, अहम व परा अहम दोनों, इदम और अहम। तो भाई देखो, जो फ्रायड ने व्यक्तित्व की बनावट बताई है, एक तो बताया है इदम, एक बताया है अहम और एक बताया है परा अहम या परम अहम भी इसको हम कहते हैं। तो तीन प्रकार का ये जो इन्होंने व्यक्तित्व बताया, इन्होंने साथियों प्रश्न क्या पूछ रहे? मूलभूत तीव्र इच्छा उठने के साथ ही, मतलब अपने अंदर कोई तीव्र इच्छा उठी किसी चीज को पाने की, चाहे वो कोई सी भी चीज होती है, जैसे खाने की बात की जाए या किसी चीज को पाने की बात की जाए, तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए, सभी नियम की, मुझे नियमों से कोई मतलब नहीं है, मुझे ये चीज चाहिए, जीवन की सत्यता को हम भूला चुके हैं, नैतिकता हमारे अंदर मर चुकी है और हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसा हमारा कौन सा मन कहता है? इदम कहता है। ऐसा कौन सा मन कहता है साथियों? इदम कहता है। ठीक है, विकल्प 3 आपके प्रश्न 17 में सही है। जबकि अहम क्या करेगा कि नहीं यार, इस चीज को मैं प्राप्त करूंगा तो जो सही तरीका है, ठीक है ना, मेरा भी बुरा ना हो, सामने वाला का भी बुरा ना हो और समाज भी मुझे बुरा ना कहे, तो ऐसा अहम करता है, ठीक है, सत्यता को स्वीकार करके। और परा हम क्या कहता है? एक तरह से कह रहे यार मैं ऐसा सोच भी कह सकता हूँ, ये तो बिल्कुल गलत चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए, नैतिकता की ज्यादा बातें करता है, ठीक है, तो वो परा अहम है साथियों। बाकी यहाँ आंसर क्या रहेगा आपके? इदम आपका प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। 18वां प्रश्न में देखते हैं प्रश्न 18 में क्या पूछा जा रहा है। ज्यादातर जो बच्चे हैं प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं? 3 महीने में, 6 महीने में, 35 से 40 महीने में और 10 से 13 महीने में। तो भाई 6 महीने में तो बालक अगर हम करें, 3 महीने में तो सार्थक शब्द बोल नहीं पाता है, 35 से 40 महीने तो ज्यादा हो जाते हैं, ये तो 3 साल का क्या बालक तो पहले ही बोलने लग जाता है, तो ये भी गलत हो गया। अब दूसरा या चौथा, इनमें से एक आपका आंसर होगा साथियों प्रश्न नंबर 18 में। और 18वें प्रश्न का आंसर देखें तो मित्रों 18वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपके विकल्प नंबर 4 रहेगा। 10 से 13 महीने में बालक प्रथम सार्थक शब्द का प्रयोग करता है लगभग। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर है। 19वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 19 में क्या है आपके?
देखो सेकंड लास्ट प्रश्न है, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिएगा, बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करना कि वीडियो आप में जो वीडियो में टोटल 20 प्रश्न हैं इनमें से आपने कितने प्रश्नों को माइनस मार्किंग करने के बावजूद भी सही किया है साथियों। 19वां प्रश्न है, अधिगम में उपयोग व अनुपयोग के नियम को कहा जाता है प्रभाव का नियम, श्रम का नियम, प्रबलन का नियम और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप यहाँ से हटा सकते हो। देखो अधिगम में उपयोग और अनुपयोग का जो नियम है ये श्रम या अभ्यास के नियम में आता है। किसमें आता है? श्रम या अभ्यास के नियम में ये आता है साथियों, लॉ ऑफ एक्सरसाइज जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। सेकंड विकल्प आपके 19वें प्रश्न का सही आंसर है। जैसे मान लीजिए श्रम या अभ्यास का नियम में उपयोग का नियम क्या कहता है कि किसी चीज का हम उपयोग करेंगे तो उसको हम नहीं भूलेंगे, और हम किसी चीज का उपयोग नहीं करेंगे साथियों तो उस चीज को हम भूल जाते हैं। ऐसा श्रम के नियमों में उपयोग व अनुपयोग के नियम कहते हैं। तो सेकंड विकल्प आपके 19वें प्रश्न का सही आंसर है। अब आज का अंतिम और 20वां प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। अंतिम और 20वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जिस वर्ष लागू किया गया वो वर्ष कौन सा है? 1990 में, 1993 में, 1998 में और सन 2000 में। तो इनमें से कौन से सन में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लागू किया गया? प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर बताइए मित्रों। आंसर देखें 20वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो है ये 1998 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1998 में। थर्ड विकल्प जो है प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर है। तो ये कंप्लीट होता है आपके मनोविज्ञान का पेपर नंबर 3। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा साथियों, और प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में मित्रों।